वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में मार्च 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमारा टारगेट रहने वाला है कि हम क्विक रिवीजन करेंगे स्टैटिक फैक्ट की और जो जनरल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, प्लस कुछ कंसेप्ट्स जो कि करंट से लिंक करते हैं। यानी कि जब हम मार्च 2025 को पढ़ेंगे तो देन उस टाइम पे हमारा एक बेस बन जाएगा मार्च 2024 के करंट अफेयर को अभी पढ़ के। तो ये हमारा कोर टारगेट रहने वाला है। प्लस साथ में आपको आंसर्स करने पड़ेंगे क्लास में। तो अपना माइक आप जैसे ही मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कोशिश कीजिए बजर राउंड, बजर जैसे होता है ना कि बजर राउंड सिस्टम होता है, वैसे कोशिश कीजिए कि जल्दी आंसर देना है। जैसे ही तुरंत पूछूंगा वैसे ही आंसर करना। तो साथ के साथ में फिर आप लोगों की भी रिवीजन होती रहेगी और ये भी रहेगा कि प्रीवियस जो है वो कितना हमें याद है। और क्लास के एंड में भी जो है वो आपको इस क्लास से क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। और अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है, अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो लिंक करता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। मुझे बताओ कि जो हमारे यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कौन से ईयर में बनाया गया था भारत में? सर 1993। 1993। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की हम बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको बनाया है 2006 में। इसमें जो मेंबर्स है वो है 47। कितने मेंबर्स है इसमें? 47। ठीक है। और इनका जो विजन है, अगर हम बात करें कि इनका विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल, जब भी आपको क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो हमेशा याद रखो कि इस तरह से विजन या ऑब्जेक्टिव अलग से हेडिंग डाल के लिखो ताकि एग्जामिनर का काम आसान हो। जो विजन है वो है प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड। ये कोर विजन है इसका। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जो 47 मेंबर्स है ये 3 साल के लिए बनते हैं। मतलब इनका जो टेन्योर रहता है, कोई भी जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत मेंबर बना 3 साल के लिए बन गया, फिर उसके बाद भारत अगेन एक बार और मेंबर बन सकता है 3 साल के लिए, लेकिन उसके बाद इमीडिएट नहीं बनेगा। 2 साल सर्व करने के बाद दोबारा जो है वो एकदम से नहीं बनेगा, यानी कि थर्ड टाइम के लिए नहीं बनेगा। फिर उसके बाद बीच में एक ब्रेक रहेगी, फिर बन सकता है अगेन। तो टोटल मेंबर्स जो है वो इसमें 47 होते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बन रखे हैं 2006 में। तो ये बेसिक ईयर आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यॉन्दे डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन जो है वो मतलब या फिर एक कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो इसको को होस्ट किया था WHO ने और गवर्नमेंट ऑफ कैमरून ने। टारगेट क्या था इनका? यहाँ पर टारगेट है मलेरिया के जो केसेस है उसको एड्रेस करना, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में। और अफ्रीका की भी 11 कंट्रीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जैसे कि नाइजीरिया, कॉन्गो, सूडान, युगांडा एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट 11 अफ्रीकन कंट्रीज है जिसमें से हमें मेन याद रखनी है नाइजीरिया, कॉन्गो, सूडान और युगांडा। तो ये लिंक किससे करता है? एक तरह से मलेरिया एलिमिनेशन से, कि मलेरिया जो है वो फ्री बनाना है वर्ल्ड को। भारत का कब का टारगेट है मलेरिया फ्री बनने का? 25। 2025। 2025। वेरी नाइस। 2030 वो टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन है 25। हमने टारगेट किया है 2030 तक मलेरिया फ्री भारत बनाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। अभी 2024 मार्च में अगर हम बात करें तो भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया। इसको लॉन्च किया गया था मई 2022 में। 2 साल बाद इसको भारत ने ज्वाइन किया। ठीक है। और टारगेट या अगर हम बात करें कि ये कैसे लिंक करती है, तो ये एक रीजनल फ्रेमवर्क है या एग्रीमेंट है जिसका जो टारगेट है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका टारगेट क्या है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है जितने भी जो आपके मेंबर नेशंस हैं उन सभी के बीच में। पूरा समझेंगे ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं लास्ट में। जो ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसमें अगर हम बात करें, देखो ट्रेड के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि जो मेंबर्स है उनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। क्लीन एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। साथ में सप्लाई चेन मैकेनिज्म की तरफ ध्यान है कि जो आपके ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें प्रॉपर जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो। डीकार्बनाइजेशन की तरफ यहाँ पर प्लान है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन एमिशन नहीं करना है।
कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग इंडिया का टारगेट कब का है? 2070 2070। ठीक है। और चाइना का कब का टारगेट है? 2060 और यूरोपियन यूनियन का कब का टारगेट है? 2050। 2050। ठीक है, इस तरह से साथ के साथ में याद करेंगे। ठीक है। अब दूसरा उसके बाद याद रखना है कि जब ये यहाँ पर एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जहाँ भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो है वो माइंड में आता है ना, तो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है माइंड में। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ जो आपका ये इंडो पैसिफिक रीजन है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाला, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर पार्टनर जो मेंबर कंट्रीज है, अगर वो चाहती है कि फ्री ट्रेड करनी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो इग्नोर भी कर सकते हैं। भारत ने इसको ज्वाइन किया अभी रिसेंटली मार्च 2024 में। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेन जो मेंबर्स है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम, कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड। देखो कोरिया भी आजकल न्यूज़ में चल रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने पहले नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, देन उसके बाद प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो गई। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये बता दो कि भारत में जो इम्पीचमेंट का आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो कौन सा है और उसको बोलते क्या है? 61। क्या बोलते हैं उसको? इम्पीचमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या मेंशन है यहाँ पे? वायलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यही मेंशन है ना। देन उसके बाद देखो इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक रीजन हुआ कौन सा रीजन? अफ्रीका का ईस्ट से लेकर अमेरिका का वेस्ट, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। और मैंने इसको जानबूझ के इधर वाली साइड से बनाया है। वैसे तो देखो हम मैप में देखते हैं तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस साइड बनता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको इधर वाली साइड बना। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो ये बीच में ओशियन है, ये कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। इधर वाली साइड कौन सा होगा? अटलांटिक। अटलांटिक ओशन। ठीक है। और ये हो गया अपना इंडियन ओशन। तो ये इंडो और ये पैसिफिक, ये जो पूरा रीजन है, इसमें ये सारी की सारी कंट्रीज इंक्लूड होती है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट है। चाइना इसका हिस्सा है? चाइना इसका पार्ट नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये यूएस का इनिशिएटिव है। मतलब यूएस यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है और टारगेट किसको किया जा रहा है? चाइना को। क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं इसी रीजन में राइज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है कि मैं अलग से पावर बनता हूँ इस रीजन में, लेकिन यहाँ पर ये सभी जो है वो अभी इस रीजन में चाइना को काउंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कट हो चुका है यहाँ पर 7 पिलर्स वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ और इसको आपने नोट डाउन, ये आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगा, आपने सिर्फ सुनना है कि क्या है इसमें। जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये 2/3 है ग्लोबल इकोनॉमी का। अगर ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर 100% है तो उसमें से 2/3 जो इंक्लूड हो रहा है वो आपका इस रीजन से इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है। यहाँ पे ना 7 पिलर्स आते हैं, मतलब इस रीजन में जो कंट्रीज है उन लोगों के जो है वो 7 इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप साथ में नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लो, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स जो है वो भारत और यूके के हैं। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो टारगेट है वो इंडिया और यूके का है। और मैरीटाइम इकोलॉजी की तरफ जो टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड का है। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जो है वो यहाँ पर फोकस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैरीटाइम इकोलॉजी। देन उसके बाद मैरीटाइम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस और इंडोनेशिया, इस रीजन में फ्रांस और इंडोनेशिया मैरीटाइम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स शेयरिंग, तो इसमें है जर्मनी। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जर्मनी का जो है वो ये इनिशिएटिव है। ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड एंड कॉमर्स प्लस कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें जो इनिशिएटिव आते हैं वो आते हैं जापान और यूएस के। ऐसा नहीं है कि भारत का इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन मेन कंट्री की बात हो रही है इस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इटली और सिंगापुर। टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका आता है इटली और सिंगापुर।
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैकेनिज्म, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैकेनिज्म में भारत यानी कि इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये 7 है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एंड यूके, मैरीटाइम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड, मैरीटाइम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस एंड इंडोनेशिया, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी, ट्रेड एंड कॉमर्स कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान और यूएसए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इटली एंड सिंगापुर, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिडक्शन मतलब एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें जो है वो आपके बांग्लादेश और इंडिया। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखना है, जो कि लिंक करता है आपका किसके साथ, इंडो पैसिफिक रीजन के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो लिंक करेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी उस टाइम पे न्यूज़ में थी, कोई कारण रहा होगा। तो आज हमें इसका फाउंडिंग ईयर याद करना है। ये बनी है 1994 में। देखो अलग से जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो कभी याद नहीं रहती, तो अभी याद रखना कि ये बनी है 1994 में। और इसका मेन काम क्या है, अभी माइनिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हर नेशन के पास अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइनिंग को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, जैसे भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ माइन एंड कोल एंड माइनिंग है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस है यहाँ पे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड ओशन में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है? तो ये जो आपका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इसका काम है, ये रेगुलेट करती है माइनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वर्ल्ड ओशियन में। वर्ल्ड ओशियन कौन सा रीजन होता है भार्गव? वर्ल्ड ओशियन कौन सा रीजन होता है, कौन बताएगा? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सर पैसिफिक है क्या? वर्ल्ड ओशियन मतलब जिसके ऊपर सबका राइट है। ऐसे ओशन का ऐसा रीजन जहाँ पे किसी की टेरिटरी नहीं आती। हमारा कितना टेरिटोरियल एक्सटेंड है, कितने नॉटिकल माइंस है, हम लोग माइंस तक हमारा कंट्रोल है इंडिया का? 200 नॉटिकल माइंस। तो इसके बाहर का जो रीजन है, अगर वो किसी और कंट्री को छोड़ दे, उसमें नहीं आता है, तो वो वर्ल्ड ओशन का पार्ट हो जाएगा, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का कानून लगेगा, वहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का कानून नहीं लगेगा। तो उसी तरह से ही इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड ओशियन में माइनिंग को और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। ये बनी है 1994 में। टोटल 168 मेंबर्स है इसमें, और प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन। कितने मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन में? 27। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो यूरोपियन यूनियन ने बनाया था। ये पहला कानून है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करता है, और ये किसने बनाया? यूरोपियन यूनियन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्रहेंसिव लॉ है जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का एक मतलब तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा मतलब क्या होता है इसका? एआई को और क्या बोलते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? एस्पिरेशनल इंडिया। ऐसे ऐसी टर्म्स याद रखा करो, तभी काम आएगा मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, स्पेशली मेंस के लिए। क्योंकि जब आप एआई लिख रहे हो, आप कंक्लूजन में एस्पिरेशनल इंडिया भी बता दे रहे हो, तो इट लुक्स लाइक आप यूनिक थोड़ा आंसर बना रहे हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में रिसेंटली इलेक्ट किया गया था नीरज मित्तल को। नीरज मित्तल को जो है वो यहाँ पर इलेक्ट किया गया। जो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैनेज करना। यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जितना भी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का काम रहता है, वो सारा का सारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन देखती है। इसको बनाया गया है 1865 में।
और जब ये बनाई गई थी तो उस टाइम पे जिसका नाम था वो था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो ये 1947 में बनी है। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है 1947 में। और मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स है ये। और इसमें इंडिया जो है वो मेंबर है, यस भारत इसका मेंबर है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे साथ में, मुझे बताओ कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन से में बनी है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 किसने बनाई थी? फैक्ट तो याद होने चाहिए। सर एशियाटिक फॉरेनर था सर वो बंदा, मेरे को नाम याद आ रहा है, जो जल्दी मर गया था। हाँ, जल्दी मर, सर ये सही तरीका है, जल्दी मर गया था, आपने जल्दी मार दिया बेचारे को। सर जॉन से क्या? लगाओ लगाओ, तुक्के लगाओ, फिर सही रहेगा। जितने तुक्के लगाओगे ना उतना याद रहता है। कोई अलेक्जेंडर कुनिंगम तो नहीं कहना चाहेगा? उसने कौन सी बनाई है? नो सर। अलेक्जेंडर कुनिंगम ने कौन सी बनाई है? सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था सर उनका तो। कौन सी ईयर में? 1765 या 55 में, 65 आई थिंक। 17 1861। 1861। हाँ 1861 सर। 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कुनिंगम, और उनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, इंडियन आर्कियोलॉजी। 1874 में बनी है और विलियम जोन्स ने बनाई है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि भगवत गीता ट्रांसलेट किसने की है ये लिंक करता है इनसे। ये सर इन्होंने की थी सर, भाई ये जल्दी मर गए थे, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। चलो सर, अब हमें भी हमेशा याद रहेगा और मैं भी बोलूँगा कि जल्दी मर गए थे भाई। इन्होंने ट्रांसलेट किया, इनको पता चल गया कि सारा ज्ञान तो गीता में है, बाकी तो सब मोह माया है। और जो ये बनी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें ना मेन जो टारगेट था, जो इंडियन इंडिया जो बुक थी ना, इंडियाज़ की होली होली बुक्स थी, उनको स्टडी करने का टारगेट यहाँ पर जो वो रखा गया था। इसमें जो मेन कोर टारगेट था। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, साथ के साथ में ध्यान में रखना। देन उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। अभी देखो बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं, तो रिफ्यूजीज़ का आना तो बनता है, क्योंकि ये कहावत है, ये एक फैक्ट है कि अगर एक स्लम के अराउंड में एक सोने की दुकान है ना, या सोने का घर है ना, महल है सोने का, तो लोग उसकी तरफ आएंगे ही, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सिमिलर ऐसी कंडीशंस बांग्लादेश में भी बन रही है। अब चैलेंजेस वहाँ पे चल रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस। सरकार वहाँ की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि जो भी स्ट्राइक कर रहा है उसको उठाकर अपने जो है वो जेल में डाल दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब जान बचाने के लिए उनको कहीं तो भागना पड़ेगा, और भाग के ऑप्शन है उनके पास इंडिया आना। तो ये टॉपिक आजकल भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो कुछ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो इंडिया में पकड़ा गया। रोहिंग्याज कौन सी नेशन से आए थे भारत में? म्यांमार सर। म्यांमार। कौन सी स्टेट है म्यांमार में जो रोहिंग्या से लिंक करती है? राकन। हाँ, नाइस। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है, इसको बनाया गया 1950 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है 2 बार, 1954 में और 1981। देखो किस्मत इतनी बुरी होती है यूपीएससी में, मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का। वो ये पूछ लेंगे कितनी बार मिल रखा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा गया है ना वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी आज हम डिस्कस करके ही जाएंगे। तो याद रखना, ये जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजी है, इसको 2 बार जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। एक बार 1954 में और दूसरा मिला है 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और एक बात साथ में हम डिस्कस करते हैं कि 2024 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है वो है जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है निहोन हिदनक्यो। ये एस्टेब्लिश किए गए थे 1956 में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये जो आपके हिरोशिमा नागासाकी जब एटम बम गिराए गए थे ना, तो उसके जो लोग बच गए थे उन्होंने जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना रखी है। तो उस टाइम पे जो लोग बच गए हिरोशिमा नागासाकी के बाद, तो उन लोगों को ये समझ आ गई कि भाई एटम बम ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी ले लेते हैं, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के लिए तो डिस्ट्रक्शन है ये। उन लोगों को ये बात समझ आई। अब चाहता जापान तो वो भी ऐसा करता कि एटम बम बना देता, लेकिन जापान ने सबक लिया, उसने कहा कि नहीं भाई, ये सही नहीं है। चाहे हमें हमारा नुकसान हुआ, हमने रिकवर कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं किसी और का नुकसान ना हो। तो वही काम ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और इसको जो है वो पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ 2024 के लिए। और हिरोशिमा और नागासाकी की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त को जो है वो लिटिल बॉय इसको कहा जाता है, जब हिरोशिमा पर बॉम्ब फेंका गया था, हिरोशिमा डे कहते हैं इसको। और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर फेंका गया था, जिसको फैट मैन कहते हैं। किसने फेंके थे बम, न्यूक्लियर बम? यूएस। यूएसए ने, ठीक है। और क्यों फेंके थे, कारण क्या था फेंकने का? सर उनकी जो फ्लीट थी, वो मेरे को नाम याद है एग्जैक्ट लोकेशन का, वहां पर जो जापानीज ने अटैक किया था सर, एयर हाँ, अटैक किया था वहां पर। जापानीज ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और फिर फाइनली यूएस ने भी जो है वो न्यूक्लियर डिस्कवर कर दिया था वेपन। तो फिर उसने जो है वो टेस्ट भी कर दिया उसको, एक तरह से लाइव टेस्ट किया पूरा प्रॉपर। और भारत ने कब किया न्यूक्लियर टेस्ट? 73 कि 71। सर आप बहुत एग्जैक्ट जाते हो, बट थोड़ा सा मिस कर जाते हो। 1974। ऑपरेशन क्या नाम था, ऑपरेशन का नाम क्या था? शक्ति। शक्ति दूसरे वाला था। बुद्धा। शक्ति स्माइलिंग बुद्धा। 1998 का है, 98 99। और यहाँ पर जो आता है दैट इज स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग। नोबेल पीस प्राइज की हम बात करें तो 1901 में शुरू हुआ था देना। जितने भी नोबेल प्राइज है वो स्वीडिश एकेडमी देती है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज को नॉर्वेरियन नोबेल कमेटी देती है। यानी कि जितने भी नोबेल प्राइज है उसमें पीस प्राइज है जो स्वीडन से बाहर जाता है, बाकी सभी स्वीडिश आर्मी देती है। दिसंबर महीने में जो है वो ये दिए जाते हैं। तो 2024 का साथ में याद हो गया, और पास्ट हमने डिस्कस कर लिया। और जो ये नोबेल पीस प्राइज है ये नॉर्वे में दिया जाता है, कहाँ पर, ओस्लो में। बाकी सारे के सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन, स्वीडिश आर्मी देती है, सिर्फ ये एक अलग जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन इस टाइम पे वर्ल्ड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ना। देखो अगर लीगल तरीके से जा रहे हैं तो सही है, तो उसको डायस्पोरा बोलेंगे कि ठीक है भाई, भारतीय लोग बाहर रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएई और सऊदी अरेबिया में 3.5 और 2.5 मिलियन इंडियन लोग वहाँ रह रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब ये माइग्रेशन इलीगल हो जाए ना, तो इसके क्राइसिस जो है वो कल्चर पे, सोसाइटी पे, इकॉनमी पे देखने को मिलते हैं। जैसा म्यांमार के रोहिंग्याज, या फिर मैक्सिको से जो लोग जो है वो यूएस की तरफ जाते हैं, या डोंकी वीज़ाज के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लोग जाते हैं। या यूक्रेन, जब लड़ाई, यूक्रेन और रशिया में लड़ाई रखी है, तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर जाओ नेबरिंग जो है वो कंट्रीज़ में चले गए। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, और ये ह्यूमन क्राइसिस, क्योंकि इससे लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इन सब के लिए बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1989 में। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 175 जो है वो इसमें मेंबर्स है, और 8 जो है वो इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। भारत इसका मेंबर 2008 में बना है। यार बनाई तो 1988 में, 1989 में गई थी। भारत ने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया होगा? भारत क्योंकि कहता था भाई ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, इतने हैं, जहाँ 1.4 बिलियन है, 1.2 बिलियन है, उस टाइम तो 2 बिलियन होते थे, चलो इतने हैं, कोई बात नहीं, 4-5 और पाल लेंगे, टेंशन कोई नहीं है। क्योंकि आके इन लोगों ने भी काम ही करना है, काम करेंगे तो इकॉनमी ग्रो होगी। बट लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट रहता है जब इनके बच्चे यहाँ पर हो जाए और वो इंडियन सिटीजनशिप मांगे, फिर कंसर्न रेज हो जाता है। और असम की सारी की सारी कहानी यही है। बांग्लादेश वॉर लगी 1971 की, लोग शिफ्ट हो गए। अब लोग उस टाइम पे तो चलो भारत का कहा कि चल यार दिल बड़ा है, हमने ही तुम्हारे को आज़ाद करवाया, लेकिन फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम होने लग गई। फिर असम अकॉर्ड हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था भार्गव असम अकॉर्ड? 1984 1984। या 85?
85 1985 भाई आसाम के हो, कोई बात नहीं, मुझे भी हिमाचल कम आता है। देन उसके बाद आर्टिकल 371, ये पार्ट 21 है, स्पेशल प्रोविजंस, और हम इसको थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। 371 में आती है महाराष्ट्र गुजरात, 371 में आती है नागालैंड, 371 बी में आती है आसाम, बी ए से हमने इसको याद किया था। फिर हमने बात की थी सीएम की, मणिपुर में है। डी से हमने बात की थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ई से हमने बात की थी, अब देखो वो ई यहाँ आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो ये ई यहाँ पर याद रखना है ऐसे करके। तो ये नोट्स से जब हम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी बनती है, तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि साथ के साथ में नोट्स बनाया करो, अपने नोट्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। फिर उसके बाद एफ से अगर हम बात करें तो सिक्किम, एफ एस। जी से हम बात करें तो जीएम, गुड मॉर्निंग, यानी कि मिजोरम। एच से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हमने कहा था हाँ। आई गोवा, मैं गोवा जाऊंगा तो गोवा हो गया यहाँ पर। जे के जो है वो आपका पेपर होता है, ठीक है, A4 शीट, तो जे के से याद रखना कर्नाटका। ये स्पेशल प्रोविजंस है आर्टिकल 371, ये सिमिलर वैसा ही है 370 वाला, लेकिन यहाँ पर इनके पास अपना संविधान नहीं है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस है लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वही रहेगा इंडियन वाला। अब तो JNK के पास भी नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया सारा? नेक्स्ट उसके बाद आता है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 को तो डिस्कस करेंगे, उससे पहले मुझे बताओ कि आर्टिकल 142 क्या बोलता है? सर सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर जो है सुप्रीम कोर्ट से वो ले सकता है सर एडवाइस। और आर्टिकल 143? सर वो क्वेश्चन था ना 143 वो का। क्वेश्चन 145 का था। सॉरी सर। क्योंकि अभी आपने एक तो सही कह दिया, एक तो आपके अकॉर्डिंग तो सही है, 2 पर्सन्स ने इसको सही कहा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपकी कॉन्फिडेंस की तो मैं तारीफ करता हूँ। तो इसलिए 143 को भी बता दो क्या है फिर। इतना समय नहीं लगना चाहिए, कोई और भी बताओ। ज्योति मैम? 143 में एडवाइस है सर। तो मैम बोलो ना फिर, क्यों नहीं बोल रही हो? 142 का नहीं सर याद। 143 में एडवाइस आती है और 142 में आता है कंप्लीट जस्टिस। ऑर्डर अगर यहाँ से कोई निकाल दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सबको मानना पड़ेगा। ये 3 आर्टिकल है जो जुडिशरी को सुप्रीम बनाते हैं। आर्टिकल 131 कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल जुडिक्शन की। फाइनल, अगर 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है या सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में आर्टिकल 131 के अंडर जो है वो पावर रहती है सुप्रीम कोर्ट की, वो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करे, और सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर होगी और किसी के पास नहीं। सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट या फिर सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट, तो पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और इसको कहते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। कहीं और नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123, ये क्या बोलता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, जैसे 213 हाई कोर्ट का है, 123 से सुप्रीम कोर्ट का है सर। सर ऑर्डिनेंस। हाँ सर सर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। सर बोल तो सही रहे थे, 213 सर ने आइडिया तो सही लगा दिया था, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा देना। तो 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और 213 किसकी होती है? गवर्नर। ठीक है। और अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शुक्ला सर। और असम के गवर्नर कौन है? आचार्य। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिससे हम भागते हैं वही आ गया। तो देखो सेकंड पार्ट, हमारे संविधान का सेकंड पार्ट 6 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप से लिंक करता है।
लेकिन 6 से लेकर 10 तक वही आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये 1950 से पहले के जो लोग 1947 से लेकर 1950 तक के जितने भी जो है वो सिटीजनशिप के मैटर है, लाइक कोई पाकिस्तान से भारत में आया, कोई भारत से पाकिस्तान में गया, या फिर कोई भारत से पाकिस्तान में गया और फिर वापस आया, तो इन सभी से लिंक करता है आपका जो है वो आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 10 तक। और आर्टिकल 11 में पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकती है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कानून बना सकती है। हमारे यहाँ पर डुअल पॉलिटी है, सेंटर स्टेट रहता है, लेकिन जो हमारी सिटीजनशिप है वो सिंगल है। हम अगर हिमाचल में रह रहे हैं तो हम हिमाचल के नागरिक, हम हिमाचल सिटीजन नहीं होंगे, हम इंडियन सिटीजन ही होंगे। हम असम में रह रहे हैं तो हम असम नहीं, इंडियन ही होंगे, ठीक है। और जब ये पावर है आर्टिकल 11 के अंडर, तो इसमें सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 का, और अभी 2019 में अमेंडमेंट की गई। इसमें कहा गया, एक रास्ता दिया इंडियन सिटीजनशिप का, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जो कि कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों की तीनों जो है वो मुस्लिम नेशंस हैं। यहाँ से कोई भी नॉन मुस्लिम अगर भारत में माइग्रेट हुआ है बिफोर December 31, 2014, तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसमें एक एक्सेप्शन भी रहती है कि 6th जो शेड्यूल है, जिसमें जो है वो 4 स्टेट्स इंक्लूड होती है। कौन कौन सी स्टेट्स होती है 6th में? AMMT, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन पर नहीं अप्लाई होगा। मैंने एक आपको साथ में भी बताया था कि जो ये 6th शेड्यूल है, इसमें एक ऑटोनॉमस काउंसिल होती है। कितने मेंबर्स होते हैं उसमें? सर 20 या 30 कुछ। 30 मेंबर्स। ऑटोनॉमस काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 10 स्टेट्स में है, और उसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है। तो 10x20 इसको याद रखना, 10x2 = 20, इसको आप ऐसे करके याद रखना। और जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, इसमें जो है वो आपके जो है वो 30 मेंबर्स होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि CPWD। ये बनाया गया है 1854 में, और जब ये बनाया गया था उस टाइम पे ये था अजमेर प्रोविजनल डिवीज़न, इस तरह से ये बना था। और प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर दो, जो सबसे इनफ रहेगा। इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी सर। लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी कौन सी नीति लेकर आया था? कौन सी पॉलिसी थी इसकी? डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। ये जो एक्सरसाइज है ये नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि समुद्र से याद रखना नेवल हो गया। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में है, और इसका जो 3rd एडिशन था वो आपका विशाखापट्टनम में हुआ। तो अभी 4th देखते हैं, मलेशिया में होगा। तो 4th आप ये याद रखना कि 24 2024 का जो 3rd, मतलब इसमें जो 3rd एडिशन था 2024 में, वो कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम, यानी कि भारत में। और एक्सपेक्टेड है कि फिर जो 4th एडिशन होगा वो मलेशिया में होगा इसका। इसमें एक एक्सरसाइज हम साथ में और भी याद कर सकते हैं, दैट इज़ मिलन एक्सरसाइज। 2024 का एडिशन ये भी जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ था, और ये 12th एडिशन है। इसको शुरू किया गया था 1995 में। इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, इनकी नेवीज़ ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो मिलन जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। और ये समुद्र लक्ष्मण जो है वो एक तरह से ये भी जो है वो आपकी कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। किसके बीच में होती है एक्सरसाइज? इंडिया और मलेशिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी बेल्ट 2024। अब ये जैसे जब ना यूएस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में, तो देन यहाँ पर जो है वो चाइना, ईरान और रशिया, इन तीनों ने भी टारगेट किया कि भाई हम तीनों भी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे, और इस एक्सरसाइज का नाम रखेंगे सिक्योरिटी बेल्ट 2024। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? गल्फ ऑफ ओमान में हो रखी है। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज हुई, सिक्योरिटी बेल्ट 2024। उसके बाद है सी डिफेंडर 2024। ये इंडियन कोस्ट गार्ड
और यूएस का जो कोस्ट गार्ड है उन दोनों ने ऑर्गेनाइज करी थी कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। किसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर? अंडमान अंडमान निकोबार एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है भारत शक्ति। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि पोखरन राजस्थान में हुई। राजस्थान में एक माउंटेन रेंज है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। अब एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि अरावली शुरू होती है गुजरात से, देन उसके बाद राजस्थान, देन उसके बाद हरियाणा और फिर दिल्ली तक आती है। जो दिल्ली में जो अरावली का एक्सटेंड होता है ना, उसको क्या कहते हैं? राइजीना हिल्स। ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ओनेक्स मिसाइल। ये सुपरसोनिक मिसाइल है रशिया की। दूसरी मिसाइल आ गई, एक हमने पहले भी डिस्कस की थी, तो ये मिसाइल्स की लिस्ट अलग से तैयार कर देना नोट्स में। देन उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको बनाया गया है 2002 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो एक्ट का नाम है वो है कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। 2001 के एक्ट के अंडर बनी है और बनाई कब गई है? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, स्टेट ऑफ एनर्जी इंडेक्स 2023। अब क्या है, मैंने इसकी रिपोर्ट इसलिए नहीं यहाँ पर लेकर आया साथ में, वैसे इसकी रिपोर्ट भी थी और आपको मैगजीन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि अभी 2024 की रिपोर्टें रिलीज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट डाटा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहीं पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहती है, दैट इज कोलेरू लेक। कहाँ पर है कोलेरू लेक? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। याद रखना ये फ्रेश वाटर लेक है, ये है आंध्र प्रदेश में। और दो नदियां हैं, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर। इन दोनों के डेल्टा रीजन में, जहां पर ये दोनों मिलकर डेल्टा बनाती है, उस रीजन में आपको ये लेक मिलेगी, कोलेरू लेक। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर एक तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनकी साइट है, और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड्स और नॉट वाइल्ड लाइफ बट बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर, जिसका नाम है अतापाका बर्ड सेंचुरी। कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा कहाँ से निकलती है? अब तो याद हो जाना चाहिए, महाबलेश्वर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, एनजीओ जैसे देश में होते हैं हमारे, तो नेशनल एनजीओ हम उनको कह सकते हैं, लेकिन या फिर रीजनल, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर ये एनजीओ है जो बनाया गया है 1961 में। इसका जो अगर कहाँ पर बनाया गया है, ये स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। और इसका टारगेट क्या है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है, मैं आपको एनवायरनमेंट में पूरी जो है वो कवर करवाऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1970 में किया गया था यूएस में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कहा है कि 2023 जो है वो हॉटेस्ट ईयर है। अभी तो 2024 हो गया, लेकिन उस टाइम पे मार्च में तो उस टाइम पे ये कह रहे थे कि 2023 है, लेकिन अभी कुछ चेंज भी हो सकता है इसमें। WMO की अगर हम बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। 1950 में ये बनी है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो ईयर है, अभी अगर तो पेपर में आपको यहाँ पर 1873 भी आता है, तब तो आपके पास जो है वो दुविधा हो जाएगी कि अगर ये दोनों ऑप्शन आ गए, फिर तो वो फाइनल डिपेंड ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है वही देखेगी फिर क्या आंसर क्या रहेगा। अगर दोनों ईयर आते हैं तो आप 1950 को कर सकते हैं, मतलब रिस्क लेकर 1950 ही करना, 1873 मत करना, क्योंकि फिर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में और भारत इसका मेंबर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है। IMD कब बना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है फिर? (1875). उसके बाद नेक्स्ट है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक।
ये वैदिक क्लॉक को जो है वो इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन में एक जो है वो फेमस जो है वो शिव जी का टेम्पल है, वो कौन सा है? महाबलेश्वर। महाकालेश्वर। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? भाई आजकल न्यूज में चलेगा ये, महाकुंभ होता है यहाँ पे। शिप्रा। शिप्रा नदी। नाइस, चलो लिंक करके कुछ ना कुछ याद तो आ रहा है। और ये जो क्लॉक है ना ये 85 फुट की है, क्लॉक टावर। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1990 में बनाई गई थी। ये ओनली ट्राई पार्टी ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें 3 लोग मिले हैं एक साथ, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट और वर्कर्स। ये तीनों ने मिलकर जो है वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पहली वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी ना, तो उसकी ट्रीटी का नाम क्या था? कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस। वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ पेरिस मैम 1763। कौन सी लड़ाई थी? अंकिता मैम आपसे तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो। सर थर्ड फ्रेंच वॉर है सर वो तो। कर्नाटिक वॉर, थर्ड Yes, कर्नाटिक third. वॉर, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की थर्ड वॉर का जो रिजल्ट था वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी 1763। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बार नोबेल प्राइज मिल रखा है 1969 में। तो वो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था जिसको 2 बार मिला था? क्या नाम था? जल्दी बोलो, सारे सुन हो गए। नेहा मैम क्या नाम था? सर फ्यूजी वाला था वो तो। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन फॉर रिफ्यूजीज। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में बना था, G7 मेंबर्स ने बनाया है पेरिस में। और यूएई को रिसेंटली इन्होंने रिमूव किया ग्रे लिस्ट से। इसकी 2 लिस्टें होती है, ग्रे लिस्ट और दूसरी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिनको वार्निंग दी जा रही है कि आप सुधर जाओ भाई, टेरर को फाइनेंस ना करो। लेकिन ब्लैक लिस्ट में वो आती है जिनको फिर फाइनली डिक्लेयर कर दिया है कि ये ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, अब ये जो है वो सपोर्ट कर ही रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट है, अगर इसमें कोई कंट्री चल जाए ना, तो एक हमारे IMF है जो कि मुसीबत के समय सबकी मदद करते हैं, बड़ा भाई है हमारा, ये मुसीबत के टाइम पे सबकी मदद करता है। भारत की कब की थी इसने मदद? 1991। 1991 में। तो ये पैसा नहीं देता। अगर श्रीलंका ब्लैक लिस्ट होती ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, तो उसको पैसा नहीं मिलता IMF से। सर बट ग्रे लिस्ट में भी पैसा नहीं मिलता है सर। ग्रे लिस्ट में वार्निंग है ना, पैसा देते हैं लेकिन रोक देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं एक तरह से। ब्लैक जिस लिस्ट, पाकिस्तान को पैसा नहीं मिल रहा था ना सर उस टाइम, तो वो ग्रे लिस्ट पे था। हाँ बट लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि आपको वो पैसा नहीं देगा तो कोई और पैसा दे देगा। बट इसमें ऐसा है ही नहीं, इसमें कोई दे ही नहीं सकता, ये देने भी नहीं देता। ठीक है सर। अगर देने लगोगे तो सैंक्शंस लग जाती है। इंडिया का फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर है, और ये कोलकाता पोर्ट भी है जो कि रिवराइन पोर्ट जो है वो उसको कहा जाता है। एक पोर्ट है एन्नोर पोर्ट, वो कौन सी स्टेट में है एन्नोर पोर्ट? आंध्र प्रदेश। शाबाश। प्रीवियस करंट क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? एन्नोर पोर्ट कहाँ पर है भार्गव? एन्नोर पोर्ट इज इन तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रित्सगर आर्किटेक्चर अवार्ड। ये जापान के पर्सन है, 2024 के लिए इनको मिला था। रिकिन यमनतो या मम ओतो,
इनको मिला है। और ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट किया गया था 1979 में, तो ये अवार्ड भी याद रखना है। और पाई डे जो है वो आपका 14 मार्च को होता है। इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। IRIS, IRIS क्या है? इंडिया का पहला AI टीचर रोबोट है, जो कहाँ पर हुआ है? केरला में जो है वो इसको अनवील किया गया। मार्च 2024 में इसको अनवील किया गया था। और इंडिया की पहली AI स्कूल जो है वो भी केरला में थी, 2023 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद है वुमेन, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है एक तरह से, हमें याद रखना है सिर्फ ये, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024। इसमें भारत का जो रैंक है वो है 113, सिर्फ 190 कंट्रीज में से हमारा 113वां रैंक है। और इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बनाया गया है 1944 में। इसमें जो टारगेट है, मतलब ये जो इंडेक्स को रिलीज़ करने के लिए जो प्रिंसिपल्स या जो आपका जो है वो पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि वुमेन जो एम्पावरमेंट है या वुमेन के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या एनवायरनमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। स्टेट यानी कि या नई गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो अनेबलिंग एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है। तो भारत में इसको लेकर जो रैंक है वो 113वां रैंक है। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। 13 से आपने याद रखना है, इसी रैंक को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 13 से याद रखना नेशनल वुमेन डे, बस पे एक जोड़ देना, 113 बना देना उसका। 13 मत कर जाना, इतना अच्छा रैंक हमारा नहीं हो सकता। इसमें होगा लेकिन वो कब होगा पता नहीं, वो अच्छे दिन कब आएंगे आइडिया नहीं है। देन उसके बाद इंडिया जो है वो थर्ड डिजिटाइज्ड कंट्री है अमंगेस्ट G20। G20 जो मेंबर्स हैं टोटल, उसमें जो है वो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है डिजिटाइजेशन के केस में। पहले पर USA है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर है भारत। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया की एक सिटी है, कैपिटल सिटी, दैट इज़ न्यू दिल्ली, और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। चौथी बार बन गई है लगातार 2018 से फोर्थ टाइम जो है वो आपकी न्यू दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गई है, ठीक है। तो याद रखना। हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की हम बात करें तो हम तो कहते हैं यहाँ पे तो सब अच्छा है, लेकिन जब फिनलैंड के रैंक हम बात करते हैं हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में, ये रिपोर्ट जो है वो आपका मतलब अगर हम बात करें रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हैप्पीनेस, जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस है वो इसको रिलीज़ करते हैं। और फिनलैंड जो है वो इसमें 7th टाइम पे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। और भारत का रैंक सिर्फ 126 है, इसमें 143। सर हाँ जी सर, जैसे भूटान भी है सर, क्या क्या फैक्टर्स मतलब इसमें इंक्लूडेड होता है सर हैप्पीएस्ट कंट्री में? हैप्पीएस्ट कंट्री में जो फैक्टर्स होते हैं, देखो इसमें प्रॉपर देखा जाता है। भूटान का रैंक हमारे से अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर देखा जाएगा कि आपके पास कितनी जो है वो आप लाइक जैसे कि प्रेस फ्रीडम देखी जाती है, वेलफेयर पॉलिसीज़ देखी जाती है, टैक्स सिस्टम को देखा जाता है कितना ट्रांसपेरेंट है, प्रोस्पेरिटी देखी जाती है, लोग कितना गवर्नमेंट में ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग कितना जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट उठा पा रहे हैं, ये सभी पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अभी जो बाकी कंट्रीज़ के रैंक है, ठीक है, और जो ऑलमोस्ट हमें याद रखने, अब देखो भूटान का रैंक अभी हम पिछला तो याद नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो अभी जो रिलीज़ होगा ना, जो नया रैंक आएगा अभी, उसमें इंडिया का रैंक हमें जो अभी वाला है वो याद रखना है कि 126 पे चल रहे हैं अभी देखते हैं हम, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट होती है और नीचे गिरते हैं। आपको क्या लगता है ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? और सर नीचे। ऊपर जाएंगे सर, क्योंकि सर बहुत सी कंट्रीज में वॉर चली हुई है ना इस बार, अच्छा, तो माइट भी वो नीचे जाए। उसका हमें प्रॉफिट हो सकता है, मतलब हम मेरे को लगा सर ये कह रहे थे कि नहीं सर अभी सबका साथ सबका विश्वास चला है तो शायद इम्प्रूवमेंट और अच्छी होगी। चलो देखते हैं, लेट्स सी कि जो रैंक आता है उसमें क्या रहता है। तो एक मिस्ट्री है ये, क्या रैंक रहेगा ये भी हम सोच सकते हैं। फिर उसके बाद मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी कवर कर लेते हैं साथ के साथ में। तो 1 मार्च की अगर हम बात करें तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है, और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी जाओ पहले ही 1 मार्च को ही होता है, पहले ही सिविल डिफेंस को हम कह सकते हैं। फिर उसका 3 मार्च की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, और वर्ल्ड हियरिंग डे भी जो आपका जो 3 मार्च को होता है। 4 मार्च की अगर हम बात करें तो नेशनल सेफ्टी डे होता है।
8 मार्च की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन डे। नेशनल वुमेन डे कब होता है सर? अब तो आपको याद रहेगा, मुनीष सर। 13 को सर। 13 कौन सी सर? 13 मार्च नहीं, मार्च नहीं सर, फरवरी। 13 फैब सर। किसका बर्थ होता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। 10 मार्च को होता है CISF डे। 14 को होता है पाई डे। 15 को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। कस्टम डे कब होता है? वर्ल्ड कस्टम डे। वर्ल्ड कस्टम डे कब होता है? रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जैन सर। रिपब्लिक डे वाले दिन ही जो है वो वर्ल्ड कस्टम डे होता है। 16 मार्च की अगर हम बात करें तो नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। अभी हमने एक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे की बात की थी, वो कब होता है वर्ल्ड लेवल पर? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। भार्गव, कोई और? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। सर डेट शायद 27। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ये होता है दिसंबर 27। उसके बाद 28 मार्च, देखो ये स्पैरो डे ना क्वेश्चन बन रखा है। 20 मार्च को 2 दिन होते हैं, स्पैरो डे और हैप्पीनेस। उसको स्पैरो दिखी, वो खुश हो गया। और ये स्पैरो है ना, इसको इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है। जहाँ पर ये होती है तो वहाँ पर ये माना जाता है कि वहाँ पे जो वो है इकोलॉजी या अगर एनवायरनमेंट है वो साफ़ है। तो शहर अगर सुंदर है, स्वच्छ है, तो वहाँ पर स्पैरो होगी। बट अब दिखती नहीं है क्योंकि शहर गंदे हो चुके हैं, शहर पोल्यूटेड हो चुके हैं। 21 को फॉरेस्ट डे होता है। 22 को वाटर डे होता है। 23 को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे होता है। कौन से ईयर में बनी है ये वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? 1950। 1950। टीबी डे होता है 24 मार्च को, और 27 को होता है वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये डेज है, इनको भी आप साथ के साथ में याद करना। और सर ने कहा था कि इंपॉर्टेंट शेयर कर देना, तो मैंने इंपॉर्टेंट शेयर कर दिए हैं, और दोनों ही तरीके से शेयर किया, हैंड रिटन भी, और साथ के साथ में जो है वो आपके पास जो है वो ये प्रॉपर पूरा जो है वो उसमें भी मिलेंगे आपको, वट कैन से कि वर्ड फाइल में भी। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे G20 के बारे में। G20 को पूरा डिस्कस कर लेते हैं, कोर टॉपिक रहेगा हमारा ये फेमस, इसको कवर कर लेते हैं पूरा। तो देखो G20 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसका जो मेन टारगेट है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन को बनाए रखना। इसमें टोटल जो है वो G20 यानी कि 20 मेंबर्स है। जब सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997-98, उस टाइम पे इसको बनाया गया था। जब फाइनेंशियल क्राइसिस थे तो जो सेंट्रल बैंक्स थे G20 मेंबर्स के, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो ये पहली बार 1999 में मिले, और इस दिन जो है वो आपका G20 बना। इस ईयर में जो है वो G20 बना 1999 1999 में जो है वो बना G20। और क्या डिस्कस करना थे उन्होंने? जितने भी आपके यानी कि जो हमारे RBI का गवर्नर है, ठीक है, ऐसे ही सभी जो कंट्रीज़ है उनके जो है वो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन या फिर वो सभी यहाँ पर मिले, और उन्होंने ग्लोबल जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर चर्चा करी, और प्लस साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। भारत को इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 1991 में जो हमने रिफॉर्म शुरू किए थे उससे हमें प्रॉफिट हो रहा था। अगर पूरा वर्ल्ड रिसेशन की तरफ जा रहा था, हम तो ग्रो कर रहे थे, क्योंकि हमारे को पता चल गया था कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इससे हमारी इकॉनमी ओपन हुई, तो हमारे यहाँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही थी। फिर क्या हुआ, एक क्राइसिस खत्म हुए, 2008 में दोबारा क्राइसिस आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस। भारत को इस टाइम भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ पूरा वर्ल्ड नेगेटिव में ग्रो कर रहा था, भारत की GDP 8 से 9% ग्रो कर रही थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नर के मिलने से बात नहीं बनेगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आना पड़ेगा अब।
तो ये हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसके बाद मिलने लगे। फिर 2009 से फाइनली जो है वो जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो जो उनका मिलना शुरू हो गया। फिर इसमें जो है वो आपका फाइनली जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो शुरू हो गया। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 19 कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है और अफ्रीकन यूनियन। कितने मेंबर्स है सर अफ्रीकन यूनियन में? 55 सर। 55। ठीक है, और कब बनी थी ये? कौन बताएगा अफ्रीकन यूनियन कौन से ईयर में बनी है? ईयर्स तो याद होने चाहिए सारे के सारे। देखो 2000 के बाद है 2002। 2002 में जो है वो ये बन रखी है, याद रखना इसको, ठीक है। और एक पॉइंट और, पहले मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक छोटा सा फैक्ट और बताता हूँ। G20 के मेंबर्स को याद करने की छोटी सी ट्रिक, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक। सबसे पहले अमेरिका की कंट्रीज़ पे चलते हैं, जो अमेरिकन पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से आगे 3 कंट्रीज़, USA, कनाडा, मैक्सिको। फिर उसके बाद जो आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ से 2 कंट्रीज़ आएगी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, दैट इज़ अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। तो 5 होगी अमेरिका से जो आपको याद रखनी है। देन उसके बाद एशिया पे चलते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है वो भारत के जो करीब करीब है उनको साथ में याद रखना है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया। ये ऑलमोस्ट हर रीजन से अकेली अकेली है। जैसे साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका से अकेली आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वो तो अकेले ही हैं ऑलरेडी। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों आपस में थोड़े बहुत लिंक करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया आसियान नेशन है। चाइना और जापान, चाइना ऑलमोस्ट एशिया का पार्ट है, लेकिन चाइना तो अभी अकेला ही चल रहा है। जापान वो भी अलग है। तो ये एक लाइन होगी सारी अलग अलग वाली। सऊदी अरेबिया भी अलग से आ रही है वेस्ट एशिया से। उसके बाद यूरोप की सारी है, देखो रशिया है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, टर्की और इटली। फिर उसके बाद 2 याद रखने, AU, EU, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में है 27 मेंबर्स और अफ्रीकन यूनियन में है 55 मेंबर्स। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इतना बड़ा जब ग्रुप है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं तो 2/3 है ग्लोबल पॉपुलेशन का। 85% जो है वो वर्ल्ड की GDP इस रीजन में इनके पास है, और 75% जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ये लोग शेयर करते हैं। तो ये डाटा जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके इन्वाइटीज़ भी होते हैं स्पेशल। इन्वाइटीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्वाइटीज़ को लर्न कर लेते हैं। ये ट्राइकिया की बात करते हैं सबसे पहले। इन्वाइटीज़ बता देता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वाइट करते हैं ये लोग, वर्ल्ड बैंक को भी इन्वाइट करते हैं, IMF को भी इन्वाइट करते हैं, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको भी इन्वाइट करते हैं, और आसियान मेंबर्स को भी इन्वाइट करते हैं। तो ये सभी जो है वो इन्वाइटी ग्रुप्स हैं जिनको ये इन्वाइट करते हैं। वर्किंग की अगर हम बात करें तो देखो इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, कोई भी परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है। फिर वर्किंग कैसी रहती है इसकी, इसमें एक थ्रो किया होता है। मतलब क्या होता है कि लाइक प्रीवियस, अभी मान लीजिए प्रेजेंट होस्ट, फिर उससे पहले वाला जो था और जो अपकमिंग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, 2024 का ब्राज़ील ने, और फिर 2025 का जो कब होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ये जो है वो अपकमिंग है, तो इसको कौन होस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका। तो सिमिलर रहता है ऐसे। अभी नेक्स्ट जो आपका ट्रायो क्या बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मतलब ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों जो अभी अपकमिंग होगा वो लाइक जो अभी 2026 का होगा वो सपोर्ट करेगा, और ब्राज़ील जो 2024 का है वो सपोर्ट करेगा साउथ अफ्रीका को G20 के समिट को होस्ट करने में, ठीक है। इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। सिंपल याद करने का तरीका है, बोलेंगे बहुत कुछ लेकिन जो बोलेंगे वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी G20 का समिट होता है तो सबसे मुलाकात होती है। जैसे अब जब नरेंद्र मोदी जी ब्राज़ील गए तो वहाँ पे वो हर कंट्री के प्रेसिडेंट या जो उनके हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ़ द स्टेट है उनसे बातचीत उन्होंने करी। और मोदी जी ने तो साथ साथ में कौन से 2, एक तो आपका नाइजीरिया भी गए थे, और दूसरी कौन सी कंट्री थी जहाँ पे गए थे साथ के साथ में, काफ़ी सालों बाद वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर गया,
कैरिबियन सी में कंट्री है गुयाना, वहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया। लर्न होने चाहिए आपको। और जब भारत ने होस्ट किया था तो भारत ने थीम रखी थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वसुदेव कुटुंबकम। इसके बाद इसमें ना एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें शेरपा होते हैं एक पॉइंट पे और दूसरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो शेरपा होता है, ये शेरपा की टर्म कौन सी कंट्री से ली है भार्गव? सर यूके। हाँ नाइस, कौन बताएगा भाई? सर नेपाल। नेपाल, नेपाल के होते हैं शेरपा। और जो ये शेरपा है आई थिंक शायद अमिताभ कांत, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो शायद अमिताभ कांत है भारत के लिए इसमें G20 के शेरपा। एक बार श्योर कर लेना, इसको चेक कर लेना। जो ये शेरपाज है इनका काम क्या है? सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करना। फिर इसमें जो दूसरा विंग आता है, जो जब काम करना शुरू करते हैं तो इसमें एक फाइनेंशियल विंग होता है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर के बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं, यानी कि हमारे जो आरबीआई के जो अभी गवर्नर है, कौन है आरबीआई के गवर्नर? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के बने हैं? 26। जो ये फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर, इनका जो मेन काम होता है वो होता है एक तरह से फिस्कल और आपका जो है वो मॉनेटरी मेजर्स लेना। मॉनेटरी मेजर्स मतलब जब पैसे का ध्यान रख रहे हैं मार्केट में, कैसे पैसा कितना कहाँ जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन फिस्कल में आता है टैक्सेस, और ये एक ट्रिक रहती है। मॉनेटरी मेजर्स हमेशा आरबीआई की कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और फिस्कल पॉलिसीज के जो पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है। तो जब भी क्या होता है, सॉरी गवर्नमेंट, नॉट गवर्नर, गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के पास होती है। तो जब भी मार्केट में, जो मार्केट में पैसा है यानी कि लिक्विडिटी, पैसे को बोलते हैं लिक्विडिटी, उस पैसे को अगर गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट देख रही है, तो वो उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और जब आरबीआई देख रही है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मेजर्स। फिर उसका लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसमें साथ में, कि भारत और G20 का कैसा जो है वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिलेशंस रहते हैं। देखो पहला पॉइंट, भारत क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग तो भारत खुलकर बोल रहा है इस टाइम पे। टेररिज्म के बाद दूसरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर भारत जो है वो काम कर रहा है। पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, भारत कहता है ग्रीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भारत ने ये कहा कि हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं हैं जिन्होंने उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे पोल्यूशन किया, आज हम सब भुगत रहे हैं। नहीं, हम अभी से हम भारत को डेवलप्ड ही जो है वो ग्रीन एनर्जी पर बनाएंगे। तो यानी कि क्लीन एनर्जी की भारत बात करता है। और इसके रिगार्डिंग हमारा इनिशिएटिव सबसे बड़ा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में COP21 पेरिस में हुआ था, जिसमें फ्रांस के साथ मिलकर हमने जो है वो ये लॉन्च किया था। कितने मेंबर्स हैं इसमें टोटल अभी? लास्ट सिग्नेटरी कौन है इसका? 128 सिग्नेटरी कौन है? मोल्डोवा सर। और 119 माल्टा। माल्टा। ठीक है। उसके बाद एक तो क्लीन एनर्जी हो गया, तो क्लीन एनर्जी के दूसरी साइड आ गया आपका नॉन फॉसिल। भाई कि फॉसिल फ्यूल्स नहीं, जिससे इमिशन हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो इमिशन। और साथ में फोकस करेंगे रिसाइकल रीयूज़ पर। और हम देखते भी हैं कि कहीं पर प्लास्टिक के रोड बन रहे हैं, कहीं पर स्टील के रोड बन रहे हैं, ठीक है। कहीं पर कोशिश की जा रही है कि वेस्ट को डंप किया जा रहा है ताकि उससे जो है वो कोई आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। या जो सीमेंट से जो आपका वो फ्लाई ऐश होती है, उसके सीमेंट वाले वो बनाए जा रहे हैं, ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। तो ये सभी इसी का पार्ट आता है। उसके बाद भारत ने यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट रखा, दैट इज इंक्लूसिव एंड ओवरऑल ग्रोथ। इंक्लूसिव एंड ओवरऑल ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या आता है? सस्टेनेबल ग्रोथ का एग्जाम्पल दिया। तो देखो अभी जैसा क्या है, ग्रीन ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो दो एग्जाम्पल हो गए, क्लीन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल। क्लीन एनर्जी में आप इंटरनेशनल सोलर लाइंस का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 500 गीगावाट का भी बता सकते हैं कि हमें 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो अचीव करनी है 2030 तक। इंक्लूसिव एंड ओवरऑल ग्रोथ में आप सस्टेनेबल ग्रोथ का एग्जांपल दे दो, जिसमें हमने क्या बात करी कि इक्वालिटी होगी, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी।
बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन, कि जो आप नुकसान कर रहे हैं, देखो नो डाउट डेवलपमेंट होती है तो नुकसान तो होता है, लेकिन हम बैलेंस बनाकर चलेंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने एक अलायंस की बात की थी अभी लास्ट करंट अफेयर में, क्या नाम था उसका? बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट की हमने बात की थी ना, कि कंपनसेशन पे करेंगे जितना नुकसान हुआ है उसको, तो वही यहाँ पर आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भारत का फोकस है, जिसमें डिजिटल वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी की तरफ भारत का फोकस है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है यूपीआई का। यूपीआई जो है वो अभी वेस्ट जो आपकी एशियन कंट्रीज़ है वो भी एक्सेप्ट कर रही है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, बांग्लादेश ये तो करते ही हैं। देन उसके बाद वेमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ भारत का फोकस है। भारत ने कहा भाई हम एक ऐसा देश है जिसमें भारत माता है, हमारे देश का नाम एक फीमेल के नाम पे है, भारत माता। वैसे तो देखो भारत का नाम भरत पर पड़ा है, लेकिन फिर स्टिल हम जो है वो मदर इंडिया कहते हैं, या हम भारत कहते हैं, भारत माता की जय। ठीक है, तो धरती हमारे लिए माँ समान है। ये क्यों? क्योंकि भाई वो हमें अनाज प्रोवाइड कर रही है, इससे हम इसको लिंक कर रहे हैं। तो हमारा कोर फोकस यही है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन फिर हमारा रैंक कितना है इसमें? वुमेन एंड बिजनेस इंडेक्स में रैंक कितना था? 113 सर। 113, 113। सही सही सर, सही याद रह जाएगा ना, नाइस। देन उसके बाद एक फोकस और है यहाँ पे, दैट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब क्लाइमेट चेंज से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से भी लिख सकते हैं। जिसमें हमने जो कंसेप्ट दिया है वो वन हेल्थ का दिया है। हमने कहा कि योगा कब होता है, इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून। 21 जून। और उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, यानी कि आपका जो हमारा आयुर्वेद है, और इकोलॉजी, इनको प्रोटेक्ट करने का जो है वो हमारा जो है वो कोर टारगेट है। तो ये हमारे जो है वो पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर थे जो हमने कवर किए।